हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 14 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए आज के इस 14 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर बताने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है कार्यकारी प्रमुख के बारे में। तो कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं यह संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों, ये ताजमहल, बीबी का मकबरा तथा एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ये तीनों मृत व्यक्ति के ही स्मारक हैं। आइए जानते हैं कि इन तीनों में किस किस व्यक्ति के कब्र समाहित हैं। ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ताजमहल, यह शाहजहां एवं उसकी पत्नी मुमताज महल का कब्र है तथा यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और इसका निर्माण स्वयं शाहजहां ने करवाया था। यह जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बीबी का मकबरा, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है तथा इसमें औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की कब्र है और यह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के द्वारा अपनी मां की याद में बनवाया गया था। इस बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। और यह जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, तो इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता गयासुद्दीन बेग की याद में करवाया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राट अशोक। दोस्तों, यह सम्राट अशोक जो थे वह बिंदुसार के पुत्र थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी पुत्र के पुत्र। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण देश में लागू किया गया था तथा इसमें समानता, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव हुआ और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 9th अनुसूची, इसको आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दोस्तों, झारखंड के लातेहार जिला के छोटा नागपुर से दामोदर नदी का उद्गम होता है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था तथा संपूर्ण देश में इसे काला कानून के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। दोस्तों, महाराणा प्रताप से एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ही हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भार उठाना यानी वेट लिफ्टिंग। निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूना 10। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवांडर होलीफील्ड को। और दोस्तों, ये माइक टाइसन जो है, इनको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है
इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल में। और एक प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि यह लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो आप लोग उस नदी का नाम याद रखेंगे। उस नदी का नाम है भोगवा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञात। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह भाव चित्रात्मक के रूप में है, जिसमें 64 मूल चिन्ह तथा 250 से लेकर 400 तक अक्षर शामिल हैं। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। दोस्तों, प्राचीन भारत में दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, इन 3 विवाहों के अलावा 5 और विवाह होते थे और इस प्रकार कुल मिलाकर विवाह के 8 प्रकार हुआ करते थे। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। और बौद्ध धर्म से आप लोग उसके त्रिरत्न के बारे में भी याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर को। दोस्तों, यह महावीर जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और बात की जाए अगर जैन धर्म के संस्थापक के बारे में, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे तथा वह प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंबिसार। दोस्तों, यह बिंबिसार जो थे वह बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे तथा इन्हीं के समय में मगध अपने चरम सीमा पर पहुंचा था। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी किनारे लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम। और दोस्तों, इस झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिज कहा जाता है। इसीलिए अक्सर इस लड़ाई के बारे में पूछ लिया जाता है कि हाइडेस्पिज का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे सिकंदर और पोरस के बीच। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? दोस्तों, अशोक के शिलालेखों से विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति इन सभी की जानकारी मिलती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में। निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। और दोस्तों, यह तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पुरानी विद्यापीठ कौन है, तो उसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में सबसे पुरानी विद्यापीठ नालंदा विद्यापीठ है। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों, इस चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल को या कार्यकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह एक गुप्त शासक थे। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। और दोस्तों यह अजंता की गुफाएं जो है वह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों यह ऐहोल शिलालेख जो है वह संभवतः भारत में संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम शिलालेख है तथा इस शिलालेख को रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। दोस्तों इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, वेनसांग भी एच से शुरू हो रहा है और हर्षवर्धन भी एच से शुरू हो रहा है, इसलिए आप लोग इसे कोड वर्ड में एच याद रखेंगे, वेनसांग हर्षवर्धन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक यानी प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। और दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और भी आप लोग याद रखेंगे कि इसी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। दोस्तों यह रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी तथा इसने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से लेकर 1240 तक यानी कुल 4 वर्षों तक एक शासिका के रूप में शासन किया था। अमुक्त माल्याद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। दोस्तों यह कृष्णदेव राय दक्षिण भारतीय शासक थे तथा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है यहाँ से कि यह मुगल वंश के किस शासक के समकालीन थे, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये बाबर के समकालीन थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और दोस्तों यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने उसकी हत्या कर दी थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी हत्या युद्ध स्थल में की गई थी, तो वह शासक इब्राहिम लोदी ही था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा में। दोस्तों इस आगरा वाले मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया है, जबकि यह एक मोती मस्जिद यहाँ दिल्ली के लाल किला में भी स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। चूँकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस नगर में स्थित है, इसलिए इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा आगरा। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम को। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड ड्रैगन। और दोस्तों यह रेड ड्रैगन जो था वह वर्ष 1608 में भारत की यात्रा पर आया था तथा इस समय इसका नेतृत्व कैप्टन हॉकिंस ने किया था। निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। दोस्तों इस ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यह मान्यताओं एवं परंपराओं पर चलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में। उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। दोस्तों, यह रिट जो होती है वह उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जा सकती हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन। और दोस्तों, इस 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया तथा इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भारतीय संविधान में इसका उपबंध अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। और दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने का उपबंध अनुच्छेद 51 के 1 में किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन की संविधान से। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जी.वी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, आप लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या के बारे में पूछी जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 550। अगर वहीं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या को भी मिलाकर बात की जाए तो तब यह बन जाता है 552। इसलिए अगर नॉर्मली पूछा जाए कि लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 552, क्योंकि 550 पर चुनाव होते हैं और 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का गठन वर्ष 1961 में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। भारत में अदालत कितने स्तर तक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 स्तर तक। दोस्तों, इसमें 3 स्तर जो होते हैं आप लोग याद रखेंगे। एक होता है जिला स्तर पर और दूसरा जो होता है वह होता है राज्य स्तर पर और तीसरा जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है यानी उच्चतम न्यायालय। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। दोस्तों, इस योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। और एक प्रश्न आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इस नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल यानी गवर्नर। और राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने की यह शक्ति अनुच्छेद 164 के 1 के अंतर्गत प्रदान की गई है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 70 यानी 70। दोस्तों, तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। तब तक आप लोग लगातार प्रैक्टिस जारी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।